कश्मीर किसका है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कश्मीर की अगर बात की जाए तो इसे बेजार और मददगार ही कहना दुरुस्त अमल कहलाएगा। इब्तदान तौर पर कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। 3 बड़े हिस्से कश्मीर के जो तकसीम हो चुके हैं। एक सबसे बड़ा हिस्सा जिसे जम्मू कहते हैं वो इंडिया के पास, भारत के पास मौजूद है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास आज़ाद कश्मीर के नाम से मौजूद है। तीसरा हिस्सा कश्मीर का लद्दाख के नाम से जो चीन के पास है। इब्तदान तौर पर इन तीनों हिस्सों को बड़े हिस्से कहा जाता है। कश्मीर का सबसे बड़ा हिस्सा जिसे जम्मू कहा जाता है वो भारत के पास है और उसका कुल रकबा 1,01,387 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर है। ये सारे का सारा जो सबसे बड़ा हिस्सा है ये इस वक्त भारत इसके ऊपर काबिज है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के पास जो मौजूद आज़ाद कश्मीर जो हिस्सा है, इसके कुल रकबे की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान के पास मौजूद नाम नेहाद आज़ाद कश्मीर के नाम से हिस्सा 85,846 मुरब्बा किलोमीटर है। और तीसरा हिस्सा जो 32,555 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर मुहित है, ये सारे का सारा हिस्सा चीन के पास मौजूद है। हम जम्मू को भी छोड़ देते हैं, हम लद्दाख को भी रहने देते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि यह आज़ाद कश्मीर है किसका, इसके ऊपर कौन हुक्मरानी कर सकता है, आज़ाद कश्मीर के ऊपर कौन अपना हक जिता सकता है। कश्मीर की कुल आबादी अगर देखी जाए तो कुल कश्मीर की आबादी तीनों हिस्सों को मिलाकर जो इसकी आबादी बनती है वो तकरीबन 2.6 मिलियन है। यहाँ पर आज़ाद कश्मीर की बात की जाए जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर जो हिस्सा है इसकी आबादी 0.9 मिलियन है। यानी कि आज़ाद कश्मीर का 13,350 मुरब्बा किलोमीटर का वो हिस्सा जो तकरीबन 3450 मुरब्बा मील बनता है। इस तमाम तर हिस्से के अंदर तमाम तर बुनियादी सहूलियात से ये बिल्कुल ही खाली है। इसमें किसी तरह की सेहत और तालीम के हवाले से कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। इसी हिस्से के अंदर किसी तरह का भी कोई रोजगार किसी को मैसर नहीं है। इसी खित्ते के अंदर, इसी आज़ाद कश्मीर के खित्ते के अंदर लोग यहाँ पर भूख से तड़पते भी हैं। यहीं पर लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं और बिल आखिर लोग मजबूर होकर दूसरे मुल्कों के अंदर अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी का निज़ाम चलाने पर मजबूर हैं। और फिर जिस तरह मकबूजा कश्मीर में एक नाम नेहाद असम्बली मौजूद है, उसी तरह आज़ाद कश्मीर में भी एक नाम नेहाद असम्बली मौजूद है। मुझे खुद अब तक नहीं मालूम कि आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म कौन है। भाई मालूम भी कैसे हो, अब पता ही नहीं चलता कि कौन किस तरह चला रहा है मुल्क को, कौन अभी कुर्सी के ऊपर बैठा है। हर महीने कोई ना कोई रोला होता है। बहरहाल इसी चीज़ के ऊपर हम जाकर आगे गुफ्तगू करेंगे वीडियो के आखिर में। पहले हम बात कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की उन चीज़ों के हवाले से कि जो होनी चाहिए थी। मतलब कश्मीर है किसका, कश्मीर किसका है, इस बारे में तो कश्मीरी अवाम ही फैसला कर सकती है कि कश्मीर किसका है, और करना भी चाहिए। यकीनन इस तमाम तर बहस और मुबाहिसा से अब तक बड़ी 3 जंगें हो चुकी हैं इस कश्मीर के इस टुकड़े के ऊपर से जो पाकिस्तान और इंडिया के माबेन हुई हैं। और यकीनन इस बात को बिल्कुल खुलकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो आपस में जो कशीदगी है, जो आपस में जो नफरतें हैं, वो भी कश्मीर के ऊपर से एक कहता है मैं रखूँगा, दूसरा कहता है मैं लूँगा। भाई ये कोई खेल खिलौना तो है नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की जो अवाम है, ये तमाम तर इन लोगों की कमज़ोरियाँ हैं, तमाम तर हमारी खामियाँ हैं। हम किसी बात के ऊपर फैसला ही नहीं कर पाते। देखें, एक चीज़ को मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपके सामने बयान करना चाहूँगा। एक तो यह है कि हमारे पास बुनियादी तौर पर 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक ये है कि हम बिल्कुल अलल ऐलान ये कह सकते हैं कि हम खुद मुख्तार हैं और खुद मुख्तारी की ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं, लिहाजा हम ना पाकिस्तान के साथ हैं और ना ही हम भारत के साथ रहने को तरजीह देते हैं। तो ऐसी सूरत में अब अदालतों को फैसला करने में बहुत आसानी होगी, इसलिए कि यार कश्मीर अब खुद मुख्तार रहना चाहता है। लिहाजा किसी तरह की भी कोई शिकवा शिकायत मेरे ख्याल से किसी को नहीं होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। दूसरी चीज़ के हवाले से हम बात करें तो दूसरा ये है कि आज़ाद कश्मीर की आवाम को फैसला कर लेना चाहिए कि हम कुल्ली तौर पे पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे, कश्मीर के इस खित्ते को भी अपने साथ मिलाकर चला सकता है। बाकायदा से हमारी असम्बलियों के अंदर अब भी
पाकिस्तानी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ामात हो रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर ये जितने भी बीच में लोग आके कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, तो अब उन तमाम लोगों को भी फैसला कर लेना चाहिए कि हम बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के साथ हैं और उन्हीं के साथ ही हमारा जीना मरना उठना बैठना है। इसी के हवाले से आखिर में मैं इंशाल्लाह कुछ आप लोगों को गुफ्तगू भी बताऊंगा कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, हम ये कह सकते हैं कि हम भी भारत के साथ ही रहना चाहते हैं। कश्मीर के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ तबका ऐसा भी है जो कहते हैं कि हम भारत के साथ रहेंगे, हम इंडिया के साथ रहेंगे। उसकी वजह यह बनती है कि जब लोग महंगाई से तंग हो जाते हैं, जब लोग बुनियादी सहूलतों से परेशान आ जाते हैं, ये वो खित्ता है कि जिसके अंदर अब तक रोडों की सहूलत भी मौजूद नहीं है। ये कश्मीर का खित्ता, ये आज़ाद कश्मीर नाम नेहाद आज़ाद कश्मीर के नाम से ये वो खित्ता है कि जहाँ पर अब तक लोगों को किसी तरह का भी रोजगार मैसर नहीं है। इस खित्ते की बदकिस्मती कहें या इस खित्ते के अंदर किसी तरह की भी मनसूबा बंदी की बुनियादी खराबियां कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वो वाहिद आज़ाद कश्मीर एक मुल्क है कि जिसके अंदर अब तक किसी तरह की भी कोई फैक्ट्री मौजूद नहीं है। यहाँ के लोग तरह तरह के ठोकरें खाते हैं, दर बदर दूसरे मुल्कों के अंदर ठोकरें खाते फिर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को, कश्मीरियों को कश्मीर के अंदर किसी तरह की भी कोई फैक्ट्री नहीं मिलती। अगर कश्मीर के अंदर कोई फैक्ट्री मौजूद होती, कश्मीर के अंदर कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई जाती, तो हमारे कीमती पत्थरों को, हमारे नालों में मौजूद कीमती पत्थरों को कंक्रीट की सूरत में कूट कर बेचा ना जा रहा होता। अगर कश्मीर के अंदर फैक्ट्रियां मौजूद होती तो हमारे जंगलात को स्मगलिंग के जरिए से यहाँ से दूर शहरों के अंदर न बेचा जाता। कश्मीर के अंदर अगर फैक्ट्रियां होती तो यहाँ पर पैदावार किसान खुद कर रहे होते, यहाँ पर पैदावारी जमीनें होती, यहाँ पर फैक्ट्रियां होती, यहाँ पर हुकूमत की तरफ से लोगों को सहूलियात मैसर की जाती, तो यहाँ का किसान आज खुशहाल होता, बजाय इसके कि वो पूरा साल एक फसल उगाता और वो भी मकई की सूरत में, और उसका भी इंतजार करने के बाद भी उसमें से भी उसे कोई अच्छा फल नहीं मिल पाता। अगर यहाँ पर ज़री लिहाज से भी लोगों के साथ तावन किया जाता, हुकूमती पुश्त पनाहियाँ होती, तो यकीनन यहाँ का किसान भी खुशहाल होता और यहाँ का किसान भी अपने लिए बहुत सारा कुछ कर सकता था। कश्मीर के अंदर अगर लोगों को सहूलियात दी जाती, कश्मीर के अंदर अगर लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए जाते, तो कभी भी कश्मीरी दूसरे ममालिक के अंदर जाकर यूं दरबदर की ठोकरें ना खा रहे होते। कश्मीर के अंदर अल्लाह ताला ने इतना हुस्न दिया, इतनी खूबसूरती अल्लाह ने इसे दी, यहाँ पर इतनी तफरीह गाहें अल्लाह ताला ने इस मुल्क को अता की हैं कि इन्हीं तफरीह गाहों से ही कश्मीर खुशहाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तफरीक़ात के इंतज़ामात को बिल्कुल सिरे से ही ख़त्म कर दिया गया है और यहाँ पर किसी तरह की भी तफरीही सहूलियात कोई भी मौजूद नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सियाहत का फरोग दिन ब दिन बढ़ने के बजाय यहाँ पर पस्त होता जाता है और फिर लोगों को मजबूरन यहाँ से निकलना पड़ता है। कश्मीर के अंदर फैक्ट्रियां होती तो हमारा पानी कभी भी ज़ाया ना जाता, बल्कि कश्मीर के अंदर अल्लाह ने इतना पानी अता फरमाया कि इसी पानी से कश्मीर के हालात बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी इस हवाले से तवज्जो नहीं दी गई, इसलिए इस चीज़ को बुनियाद बनाकर बहुत से लोग ऐसे नज़रियात रखते हैं जो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने से बजाय हमें भारत के साथ ही इल्हाक कर लेना चाहिए था। शायद कि वहाँ पर ये चीज़ें जो महंगी यहाँ पर मिल रही हैं वो वहाँ पर बहुत ही सस्ती हैं। पाकिस्तान की कीमतों के हवाले से भारत की कीमतें बहुत कम हैं, लिहाजा इसी वजह से शायद कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हमें बजाय पाकिस्तान के हमें इंडिया के साथ ही इल्हाक कर लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमें खुद फैसला करना होगा कि हम किसके साथ हैं, हमें फैसला करना होगा कि हम क्या चाहते हैं, हमें फैसला करना होगा कि हम क्या करेंगे। लेकिन जहाँ पर कुछ लोगों का जहन भी बनता है कि हम फैसला करें, लेकिन जब वो अपनी सियासी रहनुमाओं के साथ इस चीज़ के ऊपर मशावरत करते हैं, अपने सियासी तबकात के साथ जब वो लोग मिलते हैं, तो वो कोई उन्हें जो कोई खुद पसंद, आज़ादी पसंद और अपनी खुद मुख्तारी के ऊपर चलने की जो लोग सोच रहे होते हैं, तो वो अपनी तरफ आवाम को खींच कर लेकर जाते हैं कि नहीं भाई हम खुद मुख्तारी का नारा लगाने वाले लोग हैं, लिहाजा हम खुद मुख्तारी चाहते हैं। वहां पर जाकर एक तबका अलग हो जाता है, दूसरे लोगों के पास जाते हैं तो दूसरी टीम, दूसरा जो तबका है
وہ لوگوں کو اپنی طرف قائل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں بھائی، ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا جینا مرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سارا کچھ پاکستان کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم کبھی بھی خود مختاری والی اس بات سوچ نہیں سکتے۔ تو ایسی صورت میں اب دو فرقے آپس میں بٹ جاتے ہیں۔ یہاں پر اب عوام کے اندر فیصلہ کرنا مشکل ترین ایک مرحلہ ہو جاتا ہے۔ یہاں پر کیوں کر کوئی فیصلہ کر پائے گا؟ ایسے مراحل کے اندر، ایسے معاملات کے اندر کیوں کر کوئی فیصلہ کر پائے گا؟ صرف ایک ہی حل ہے اس بات کا، اور وہ یہ ہے کہ تمام تر عوام مل کر ایک فیصلہ کرے، عوام اکٹھی ہو، عوام مل کر کوئی فیصلہ کرے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں۔ مجھ سے اگر پوچھا جائے بنیادی طور پر کہ میں کس کے ساتھ ہوں، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ بحیثیت مسلمان، ایک کمیونٹی اور ایک نظریہ کے، ہم سب کو مل کر پاکستان کے ساتھ ہی چلنا چاہیے، اور پاکستان کے ساتھ ہی ہمارا جینا مرنا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمارا ایک رشتہ خون کا رشتہ بھی ہے، اور دوسرا رشتہ ہمارے ایمان کا رشتہ بھی ہے۔ ہم سب کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، اس تعلق کو ہم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے، لیکن دوسری طرف ہمیں ہمارے حقوق کو لینے کا حق بھی حاصل ہے۔ ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے، ہمیں ہمارے حق بالکل ملنے چاہیے، ہمیں ہر وہ چیز میسر ہونی چاہیے کہ جو ہر کوئی اپنے ملک کے اندر چاہتا ہے، ہمیں ہر وہ چیز میسر ہونی چاہیے کہ جس کی ہمیں طلب ہو۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم آج بھی اس پستی کے اندر جی رہے ہیں کہ جو آج سے کئی دہائیاں پہلے لوگ جیا کرتے تھے۔ ہم آج بھی اس ٹیکنالوجی کے دور کے اندر بھی سروس جیسی سہولت سے محروم ہیں۔ ہم آج کی دنیا کے اندر بھی جہاں پر گھر گھر کے اندر پکی سڑکیں موجود ہیں، وہاں پر ایک مین سڑک کے اوپر سے ہمارے کئی سال بیت جاتے ہیں، اور پھر کئی جانیں ضائع کرنے کے بعد ہمیں وہ سڑک 2 سے 3 کلومیٹر ملتی ہے۔ ہم آج بھی اس زمانے کے اندر جی رہے ہیں کہ جہاں پر 2 کلومیٹر کی سڑک کو پکا کروانے کے لیے ہمیں 3 حکومتوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ ہم آج بھی اس زمانے کے اندر جی رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں پانی کی ایک لائن کے پیچھے کئی لوگوں کو ووٹ دے کر ایک کالے پائپ کو لینا پڑتا ہے۔ ہم آج بھی اس پستی کی حالت میں جی رہے ہیں کہ جہاں پر ہمارے اسکولوں کے اندر بچوں کو بیٹھنے کے لیے کرسی جیسی سہولت بھی میسر نہ ہو۔ ہم آج بھی اس پستی والے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم آج بھی اس زمانے کے دور کو اپنے ساتھ قسمت کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں جو آج سے بہت عرصہ پہلے اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ہم آج بھی اس دور کو اپنے ساتھ لے کر چلنے پر مجبور ہیں کہ جو دنیا میں کہیں بھی آج موجود نہیں ہے۔ ہمیں ہر طرح کی بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا، آخر کیوں؟ یہی سوال ہم کریں گے ہر اس آدمی سے، ہر اس ملک کے وزیر سے، ہر اس ملک کے رکھوالے سے کہ جو ہماری ذمہ داری کی پشت پناہی سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہماری ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ چلیں۔ ہم اس سے یہی ایک سوال کریں گے کہ آخر کیوں؟ ہمیں کیوں ان تمام تر چیزوں سے محروم رکھا گیا، اور ہمیں کیوں کر یہ سہولتیں نہ دی گئی ہیں؟ یہی وہ کچھ بنیادی وجوہات ہیں، یہی وہ کچھ بنیادی مسائل ہیں کہ جن کی بنا پر کشمیری عوام کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے اپنے ذہن کو تیار نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جب بھی وہ کوئی سوچ لے کر باہر نکلتے ہیں تو ان کی سوچ کو دبا دیا جاتا ہے، ان کی سوچ کو اپنے ہی ملک کے اندر، اپنے ہی اس خطے کے اندر موجود لوگ ان کی سوچ کو بدلنے کے اندر ان کی معاونت کر لیتے ہیں۔ ایسی صورت میں عوام کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں بدل پائے گی۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی صورت میں کشمیر کے اندر بہت سارے معاملات حل ہوئے، بہت سارے کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن کاش کہ کشمیر کی عوام یکجا ہو جائے اور پھر اس معاملے میں بھی ایک فیصلہ کرنے کے اوپر آمادہ ہو جائے، تو شاید کہ ہماری آنے والی نسلوں کی زندگیاں بہتر ہو سکیں گی۔